today we are starting from today we are starting past 2024 batch. जबकि आपके एग्जाम को 1 मंथ बाकी है, ठीक है। अभी तक आप सब लोगों ने अपनी अपनी तरीके से पढ़ाई की होगी, ठीक है, ऑल सब्जेक्ट्स की, ठीक है। जो आज से हम बैच स्टार्ट कर रहे हैं उसमें आपको एग्जैक्टली क्या पढ़ना है, बिकॉज वी हैव लिमिटेड टाइम, ठीक है, और वास्ट सिलेबस, तो इतना सारा सिलेबस हमें कम टाइम में कवर करना है, ठीक है। तो ऐसी चीजें हैं, बहुत सारी इंपॉर्टेंट भी है और बहुत सारी यूजलेस चीजें भी हैं, बट एज वी डोंट नो कि एग्जैक्टली पढ़ना क्या है, क्वेश्चन किस टाइप से आता है, तो हम सब कुछ पढ़ते हैं, जो कि हमारे पास इतना पढ़ने के लिए भी टाइम नहीं है, ठीक है। सो हम लोगों ने क्रिया शारीर, संविता अध्ययन, पदार्थ विज्ञान और रचना शारीर के आज से 1 बाय 1 जो क्लासेस है वो स्टार्ट होंगे, और उसमें जो भी आपको टाइम टेबल गिवन है उसके अकॉर्डिंग आपका वो टॉपिक उस दिन कवर किया जाएगा, ठीक। सो टुडे वी विल स्टार्ट फर्स्ट टॉपिक। पदार्थ विज्ञान का हम पहला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि हमें देखने को मिलेगा आयुर्वेद निरूपण, ठीक है। तो सिंपल सा टॉपिक है, आपको हर फॉर्मेट जो है वो गिवन है, ठीक है, जो आपको पीडीएफ सेंड किया गया है उसमें कौन से टॉपिक पे कौन से कितने मार्क्स हैं, कौन से टाइप के एमसीक्यूज वहां पे आ सकते हैं, मतलब कौन से टाइप के क्वेश्चंस वहां पे आ सकते हैं, एमसीक्यू आ सकता है, एसएक्यू आ सकता है, एलएक्यू आ सकता है, ये सारे फॉर्मेट जो है आपको वहां पे गिवन है, ठीक है। सो आपको बिल्कुल कैलकुलेटिव स्टडी करनी है, बिकॉज हमारा एजेंडा है कि हमें पास होना। बिकॉज आपको पता होगा कि अगर दो सब्जेक्ट्स में अगर आप फेल होते हैं तो आपको 80 लगती है, बट दो से ज्यादा, तीन या तीन से ज्यादा सब्जेक्ट अगर आप बैक रहते हैं तो आपको 6 मंथ बैक रखा जाएगा, ठीक है। सो ये सारी बातों को हमें कंसिडर करके अभी 1 मंथ जो है वो बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है, ओके। सो फर्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है आयुर्वेद निरूपण। अब आयुर्वेद निरूपण में क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमें कवर करने हैं, तो सबसे पहला है, देखो, तो सबसे पहला हमें देखने को मिलेगा आयुर्वेद के लक्षण और उसका पर्याय, ठीक है। तो क्या क्या देखने को मिलेंगे आयुर्वेद के लक्षण, तो हमें देखने को मिलेगा आयुर्वेद के लक्षण, अपनी अपनी बुक्स आप निकाल सकते हैं। आयुर्वेद के लक्षण में हम देखेंगे सबसे पहला श्लोक जो गिवन है, ये ऑलमोस्ट सभी का लन भी होता है। शरीर इंद्रिय सत्व आत्मा संयोगधारी जीवितम नित्य अनुबंधस्य पर्याय ही आयु उच्यते, ठीक है। तो बेसिकली हम देखते हैं आयुर्वेद शब्द, जो हमारा आयुर्वेद शब्द है वो बना कैसे है, तो हमें देखने को मिलता है जो हमारा आयुर्वेद शब्द है वो किस तरीके से बना है, तो आयु प्लस वेद, ठीक है। किस तरीके से बना है, आयु प्लस वेद, इस दो वर्ड के कॉम्बिनेशन से हमारा आयुर्वेद ये बना है। तो आयु प्लस वेद, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जरूरी है कि आयु क्या होता है, ठीक है। आयु प्लस वेद, तो आयु हमने देखा होता क्या है, तो आयु यानी जीवन और वेद यानी सत्ता, जिसका ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। सो आयु का लक्षण में हम देखेंगे शरीर इंद्रिय सत्व आत्मा संयोगधारी जीवितम नित्य कश्य अनुबंधस्य पर्यायी आयु उच्यते। तो हम देखते हैं जब शरीर इंद्रिय सत्व और आत्मा, ठीक है, क्या देखने को मिलेगा, शरीर इंद्रिय सत्व, सत्व यानी मन, और आत्मा, इन चारों के कॉम्बिनेशन को, ये जब तक है, ये जब तक है तब तक हम जीवित हैं। हमारा शरीर है, हमारे सारे इंद्रिय, ठीक है, एक दो इधर उधर है ना, किसी को आंखों से दिखता नहीं, कान से सुनाई नहीं देता, ओके, बट सारे इंद्रिय काम से चले जाए ना, पूरे कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय सब सब खराब हो जाए, है, तो इंसान डेथ कहलाएगा, है ना। वो होके भी कोई फायदा नहीं, मृत ही है, मृत समान है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्या देखने को मिलेगा हमें, नेक्स्ट बोला है मन। मन तो जरूरी है, हर प्रोसेस में जरूरी है मन। और आत्मा, आत्मा है तो हम जीवित है, जैसे ही आत्मा निकल जाएगा हम डेड बॉडी बन जाएंगे, है ना। जब हमारे पास पेशेंट आता है तो पेशेंट होता है, जैसे ही वो उसमें से आत्मा निकल जाए क्या होती है, वो बॉडी बन जाती है, डेड बॉडी बन जाती है। तो इसीलिए ध्यान रखना है कि जब तक ये चारों एक साथ हैं तब तक आयु रहेगा, तब तक हम जीवित रहेंगे। जैसे ही ये निकल जाएगा क्या हो जाएगा, इनमें से कुछ भी फैक्टर अगर कम ज्यादा होते हैं तो हम मृत कहलाएंगे, ठीक है।
तो चारों का कॉम्बिनेशन बहुत जरूरी है। नेक्स्ट हमें क्या देखने को मिलेगा, इसके पर्याय क्या क्या बताए हैं। तो आयु के पर्याय में हमें देखने को मिलेगा धारी, नित्यक, जीवित, नित्यक, जीवित और अनुबंध। ठीक है, तो ये हमें क्या देखने को मिलेंगे, इसके पर्याय देखने को मिलेंगे। धारी क्यों कहा है, तो शरीर का धारण करता है। नित्य क्यों कहा है, क्योंकि कंटिन्यू चलता रहता है ना, जन्म से लेकर मृत्यु तक कंटिन्यू हम एक एक दिन बड़े ही होते जा रहे हैं, छोटा नहीं हो रहा है ना कोई, बड़े ही होते जा रहे हैं। नेक्स्ट हमें देखने को मिलेगा जीवित। जीवित का मतलब क्या होता है, प्राण का धारण करता है। जीवित का मतलब क्या देखने को मिलेगा, जो प्राण का धारण करता है। एट लास्ट अनुबंध मतलब क्या कहा है, चेतना शक्ति का, शरीर में अस्तित्व रहना, मतलब चेतना है, हम कहते हैं ना भाई है ना, जिंदा है। ठीक है, रिस्पॉन्स कर रहा है, मतलब जिंदा है, तो अनुबंध। ठीक है, सो दिस इज अबाउट आयु, लक्षण और उसके पर्याय। नेक्स्ट इज हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, आयुर्वेद की निरुक्ति। तो कोई भी एक दो निरुक्ति आप लर्न कर सकते हैं। आयुषः वेदः आयुर्वेदः, ठीक है, मतलब जो जो जीवन के संबंधी शास्त्र है उसे आयुर्वेद कहेंगे, या फिर आयुर्वेद इति इति आयुर्वेदः। ठीक है, तो हम देखते हैं आयु का अर्थ था जीवन और वेद का अर्थ होता है ज्ञान। तो हमें जो जीवन का ज्ञान कराने वाला वेद है वो आयुर्वेद है। आयुर्वेद के क्या क्या पर्याय देखने को मिलेंगे हमें, आयुर्वेद, शाखा, विद्या, और क्या देखने को मिलता है, बहुत सारे हैं, सूत्र, ज्ञान, शास्त्र, लक्षण, तंत्र, ऐसे बहुत सारे आयुर्वेद के पर्याय हमें देखने को मिलेंगे। कोई भी आप याद से याद रख सकते हैं, दो तीन याद रख लो। नेक्स्ट हमें देखने को मिलेगा डेफिनेशन। ठीक है, क्या व्याख्याएं बताई हैं, तो उसमें भी आप कर सकते हैं कोई भी, जैसे लाइक आयुरस्मिन विद्यते अनेनवा इति आयुर्वेदः। ठीक है, या फिर कॉमन वाली जो है हमारी, हिता हितम सुखम दुखम आयु तस्य हिता हितम मानम च तच्च यत्रोक्तम आयुर्वेद स उच्यते, है ना, सारे फर्स्ट ईयर स्टूडेंट की फेवरेट डेफिनेशन क्या है, हिता हितम सुखम दुखम आयु तस्य हिता हितम मानम च तच्च यत्र उक्तम आयुर्वेद स उच्यते। तो हमें देखने को मिलता है हित कर आयु, अहित कर आयु, सुख कर आयु, दुख कर आयु। ये आपको थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करना है। यहाँ पे आपको ऐसे क्यों पूछा जा सकता है आयुर्वेद के लक्षण के ऊपर। ठीक है, सो चरक में भी आपको ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, बिकॉज ये श्लोक चरक सूत्र स्थान से ही लिया गया है। ओके, सो ये इंपॉर्टेंट श्लोक रहेगा, तो आपको डिटेल में एक्सप्लेन करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग मीनिंग देख लेते हैं उसका, क्या होगा, हिता हितम सुखम दुखम आयु तस्य हिता हितम मानम च तच्च यत्र उक्तम आयुर्वेदा स उच्यते। तो हम देखते हैं हित कर आयु, अहित कर आयु, सुख कर आयु, दुख कर आयु। ठीक है, इन चारों आयु के बारे में, है ना, इन चारों आयु के प्राप्ति के लिए क्या हित कर रहेगा, क्या अहित कर रहेगा। ठीक है, ये जहां बताया है, और मान यानी प्रमाण, कितना कितना जिएगा इंसान, वो जहां बताया है, ऐसे शास्त्र को हम क्या कहते हैं, आयुर्वेद कहेंगे। जो हित कर आयु, सुख कर आयु जीता है वो ऑब्वियसली कैसा होगा, तो दीर्घायुषी रहेगा। अभी हितकर आयु यानी क्या, तो हमें देखने को मिलेगा जो मनुष्य, जो इंसान हम देखते हैं हमेशा अच्छे काम करता है, ऐसे लालची नहीं है, सत्यवादी है, शांति प्रिय है, ठीक है, सात्विक आहार सेवन करता है, बड़ों की रिस्पेक्ट करता है, गुस्सा नहीं करता है, जितने भी क्रोध, रोग, राग, द्वेष, ईर्ष्या जो भी है ना, षड्रिपु से जो दूर है, तप, ज्ञान, शांति में तत्पर है ना, अध्ययन करता रहता है। ठीक है, तो ये सारे क्या है, हितकर आयु के लक्षण हैं। और जो इससे अपोजिट है, बहुत ज्यादा ग्रीडी है, लालची है, हमेशा दूसरों का बुरा सोचेगा, है ना, बहुत हम कहते हैं असात्विक खाना खाता है, किसी की रिस्पेक्ट नहीं करता है, तो ऐसा अहितकर आयु जी रहा है। सुखकर आयु में क्या देखने को मिलेगा, हम देखते हैं जो यंग है। ठीक है, सबसे सुखी कौन है भाई, जो यंग है, उसका शरीर साथ दे रहा है, बल वीर्य संपन्न है, जो सक्सेसफुल है, पराक्रमी है, जिससे है ना कलाओं का ज्ञान है, ज्ञान विज्ञान है, उसके इंद्रिय काम कर रहे हैं। कोई अंधा है उसको पूछो, उसको नहीं दिखता उसका दुख क्या है। ठीक है, तो जिस जो इंद्रिय संपन्न है, जिसके सारे इंद्रिय बराबर काम कर रहे हैं, सुख कर आयु है। नेक्स्ट हम देखते हैं दुख कर आयु। दुख कर आयु में क्या देखने को मिलेगा, तो इसके अपोजिट, जो बूढ़ा हो चुका है, उसको कोई साथ देने वाला नहीं है,
जिसके धातु क्षीण हो गए हैं, तो ये सब क्या कहलाएगा? तो हम देखते हैं ये सुखकर आयु कहलाएगा। क्या कहलाएगा ये? सुखकर आयु कहलाएगा, सॉरी दुखकर आयु कहलाएगा। ठीक है, करेक्ट करना उसे। तो हमने देखा कि ये ऐसे 4 प्रकार का जीवन देखने को मिलेगा। सुखकर आयु, दुखकर आयु, हितकर आयु और अहितकर आयु। ठीक है, ये और आप डिटेल में लिख सकते हैं, चरक में बहुत सारा दे के रखे हैं। चरक सूत्र स्थान अध्याय 1 में आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद का जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, वो है आयुर्वेद का उद्देश्य क्या है। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट श्लोक जो सभी का लर्न होना चाहिए, दैट इज हम देखेंगे स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च। क्या देखने को मिलेगा? स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च। तो हम देखते हैं स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य का रक्षण करना, और रोगी का, जो आतुर, आतुर यानी रोगी, जो पेशेंट है, उसको ठीक करना, उसको जो भी हुआ है उसको क्योर करना। ठीक है, उसकी ट्रीटमेंट करना, ये आयुर्वेद का प्रयोजन है। ठीक है, अगेन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें देखने को मिलेगा, वो पॉइंट है आयुर्वेद के नित्यत्व और शाश्वतत्व के बारे में। ठीक, तो क्या बता रहे हैं आयुर्वेद के नित्यत्व और शाश्वतत्व के बारे में? तो क्यों हम बोल रहे हैं कि आयुर्वेद पहले भी उतना ही वैलिड था, आज भी उतना ही है और आगे भी रहेगा? से कौन से फैक्टर्स है जिसके बेसिस पे हम लोग ये दावा कर रहे हैं कि आयुर्वेदा इज बेस्ट? ठीक है, सो ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं? तो यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा कि सबसे पहला फैक्टर है अनादित्वात। अनादित्वात, तो देखो अनादित्वात क्या देखने को मिलेगा? तो हम देखते हैं, जब हम आयुर्वेद अवतरण भी पढ़ते हैं तो हम क्या बोलते हैं? ब्रह्मा स्मृत्वा युषो वेद। हम ये नहीं बोलते कि ब्रह्मा ने आयुर्वेद को बनाया, हमने बोला कि ब्रह्मा को बस याद हुआ। जैसे होता है ना कि आप अगर कोई श्लोक भूल गए तो आपने बस उसे क्या किया? रिकॉल किया, याद करने की कोशिश की। तो ब्रह्मा ने भी क्या किया है? बस आयुर्वेद को रिकॉल किया है, याद करने की कोशिश की है। ठीक है, सो ब्रह्मा ने आयुर्वेद बनाया नहीं है, वो उससे भी पहले से था। ठीक है, हम देख रहे हैं उससे भी पहले से ऑलरेडी प्रेजेंट था आयुर्वेद। तो हम देखते हैं जिसका प्रारंभ ही नहीं है, जिसका स्टार्टिंग कहाँ से स्टार्ट हुआ है वही नहीं पता है, जिसका प्रारंभ नहीं पता, उसका नाश हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जिसका जन्म नहीं हुआ उसका मृत्यु नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए वो नित्य मतलब हमेशा हमेशा के लिए रहेगा। क्या देखने को मिलेगा? हमेशा हमेशा के लिए रहेगा। ठीक, सो ये सबसे फर्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि हमने बोला है अनादित्वाद। क्या बोला है? अनादित्वाद, तो जिसका प्रारंभ काल पता नहीं, ठीक है, उसका अंत काल भी नहीं हो सकता है, उसका अंत भी नहीं हो सकता है। ठीक है, सो फर्स्ट पॉइंट है अनादित्वाद। क्या देखने को मिलेगा? फर्स्ट पॉइंट आपको क्या एक्सप्लेन करना है? अनादित्वाद। बाकी जिस किसी का भी जन्म होता है उसका मृत्यु निश्चित है। जिसका स्टार्टिंग हमें पता है उसका एंड होना ही है। ठीक है, उसका एंड हम बता सकते हैं, बट हमने कहा कि जो जिसका स्टार्टिंग हमें पता नहीं, उसका ओरिजिन ही पता नहीं है, तो उसका हम नाश नहीं कर सकते। जैसे हम लोग देखो डिसीज डायग्नोसिस जब करते हैं, कोई भी डिसीज को डायग्नोसिस करते हैं, तो सबसे पहले हम क्या ढूंढते हैं? कॉजेज ढूंढते हैं कि हुआ क्यों है ना? जितने भी इन्वेस्टिगेशंस करते हैं, एग्जामिनेशंस करते हैं, उसके थ्रू क्या रूल आउट करने की कोशिश करते हैं हम कि कॉज क्या है, रीजन क्या है, हेतु क्या है। और जैसे ही हमने हेतु मिल गया तो हम क्या करते हैं? वो हेतु को बंद करते हैं, हेतु के अगेंस्ट, जैसे कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसके अगेंस्ट क्या करेंगे? जो भी मेडिसिन है वो बम्बार्ड करते हैं, उसको मार डालते हैं। तो जिसका ओरिजिन पता है उसका एंड हम कर सकते हैं, बट जिसका ओरिजिन ही नहीं पता उसको हम एंड नहीं कर सकते। नेक्स्ट है देखो स्वभाव संसिद्धत्वात्। क्या बोला है? स्वभाव संसिद्ध, स्वभाव संसिद्ध लक्षणत्वात्। लक्षणत्वात्, तो देखो अभी हम देखते हैं कि हम मानते हैं कि सर्वद्रवम पांचभौतिकम अस्मिन् अर्थे, मतलब जितनी भी द्रव्य है, हम देखते हैं इस ब्रह्मांड में जितनी भी चीजें बनी है सारी 5 महाभूतों से बनी है। क्या बनी है?
सारी 5 महाभूतों से बनी है। ठीक है। तो स्वभाव जो है, जो चीज पहले जैसी थी वो आज भी वैसी है और बाद में भी वैसी ही रहेगी। ठीक है। तो जो ग्रंथों में हमारे लिख के रखा है, ठीक है, जो ज्ञान हमारे ग्रंथों में लिख के रखा है, वो पहले भी उतना ही वैलिड था, आज भी उतना ही वैलिड है और आगे भी उतना ही वैलिड होगा। तो जो मिर्च बताई है, लंका मतलब मिर्च, ठीक है, जो चीली है, वो पहले कड़वी थी, अभी तीखी हो गई, फिर मीठी हो जाएगी, ऐसा होगा क्या? नहीं। वो उस टाइम पे भी हम देखते हैं कैसी थी, कटु थी, आज भी कटु है, कल भी कटु रहेगी। मतलब जो उसका स्वभाव है वो बदला नहीं है, वो वैसा का वैसा है। ठीक है। क्या है उसके जो गुण है, उसकी जो क्वालिटीज है वो बदली नहीं है, वो आज भी वैसी है, कल भी वैसी ही होगी। ठीक है। तो उसकी जो कटुता है, तीखापन है मिर्च का, कम ज्यादा हो सकता है थोड़ा बहुत, अभी वो उतना वेरिएशन हो सकता है, बट तीखा का मीठा नहीं होगा। ये नहीं हुआ है। तो क्या बोला है? स्वभाव संसिद्ध लक्षणत्व। हम देखते हैं पंच महाभूतों के शब्द स्पर्शादि गुण त्रिकाल बाधित है, मतलब स्वभाव सिद्ध है। ठीक है। जैसे हम बोल रहे हैं कि जल का शीत गुण है तो है तो है, बोलेंगे मैडम हमने पानी को गर्म कर दिया, अब तो गर्म हो गया पानी, कोई बात नहीं, वेट एंड वॉच। और गर्म पानी गैस बंद कर दो, क्या होगा? 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, रात में देखो क्या होगा, ठंडा हो जाएगा। वो उसका गुण है। ठीक है। वो उसका स्वभाव है पानी का ठंडा रहना। ठीक है। वो चेंज नहीं कर सकते आप। ठीक है। और टेम्पररी होगा, लेकिन परमानेंट के लिए जो है वो है। ठीक है। तो वो तो संस्कार हुआ, वो पानी गर्म हुआ क्योंकि आपने अग्नि का संस्कार किया उसके ऊपर। और संस्कारो ही गुणांतर दानम, संस्कार से गुण बदलते हैं, बट उसकी जो एक्चुअल टेंडेंसी है वो नहीं बदलेगी। ठीक है। हम कहते हैं, बहुत बार होता है तो हम बोलते हैं ये मिर्च तीखी नहीं है, तीखी नहीं है ना, मस्त खाते हैं। मिर्च तो मिर्च है, वो उसका गुण नहीं छोड़ेंगी ना, भला ही तीखी ना लग रही हो आपको, बट मिर्च तो मिर्च है, जो काम उसको करना है वो आपको सुबह देखने को मिलेगा ही। ठीक है। तो स्वभाव संसिद्ध लक्षण। और एट लास्ट हम देखेंगे कि भाव स्वभाव भाव स्वभाव नित्यत्वात्। क्या देखने को मिलेगा? भाव स्वभाव नित्यत्वात्। तो क्या देखने को मिल रहा है? तो शरीर में हम देखते हैं जितने भी भाव पदार्थ हैं, दोष है, धातु है, मल है, ठीक है, तो उनके गुण, भाव पदार्थ के गुण, ये हम देखते हैं नैसर्गिकता ही उन भाव पदार्थों का स्वभाव है। ठीक है। तो जो दोष है, अभी जैसे हम देखते हैं वात है, वात में अकेले में चल गुण है, बाकी किस में चल गुण नहीं है। पित्त है, पित्त में उष्ण गुण है। वात है, कफ है, उनमें शीत गुण है। जो उनके जो जो गुण है वो उनके वो पहले भी वही थे, आज भी वही है और बाद में भी वही रहेंगे। दैट्स वाई जो हमारे आचार्यों ने इतने हजारों सालों पहले जो शास्त्र में लिखा है कि ये ऐसे ऐसे वात व्याधि होते हैं, ये पित्तज व्याधि होते हैं, ठीक है, तो कफज व्याधि होते हैं, तो वो आज भी उतना ही वैलिड क्यों है? क्योंकि भाव स्वभाव नित्यत्व, जो भाव पदार्थों का जो स्वभाव है, पहले भी वात शीत था, आज भी है, कल भी रहेगा। पहले भी कफ शीत ही था, आज भी है, परसों भी रहेगा। तो ये जो है वो भाव पदार्थ अपने गुण चेंज नहीं कर रहे हैं। ठीक है। तो दैट्स वाई हम देखते हैं, तो ये वैलिड क्यों ना हो? अगर आज भी जो कल जो पॉइंट्स वैलिड थे वो आज भी हो रहे हैं, तो कल भी होंगे ही। अब इतने हजारों सालों में कुछ नहीं बदला, तो आगे क्या बदल पाएगा? ठीक है। सो दैट्स वाई हम कहते हैं कि इन तीन हम देखते हैं, इन 3 गुण धर्मों के आधार पर हम बताते हैं कि आयुर्वेद हमारा ग्रेट है, ग्रेट था, ग्रेट है, ग्रेट रहेगा। ठीक है। तो उसका शाश्वत हम लोग प्रूव कर पाते हैं। कौन कौन सा है? अनादित्वात्, स्वभाव संसिद्ध लक्षणत्वात् और भाव स्वभाव नित्यत्वात्। ठीक है। तो ये 3 पॉइंट्स यू हैव टू रिमाइंड। ओके। अनादित्वात्, स्वभाव संसिद्ध लक्षणत्वात्, भाव स्वभाव नित्यत्वात्। ओके। चलो।
नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है सिद्धांत। ऐसे क्यों आ सकता है आपको यहाँ पे, सिद्धांत, लक्षण एवं प्रकार, क्या बोल सकते हैं, या फिर कंबाइन पूरा सिद्धांत के लक्षण प्रकार बता के आयुर्वेद के मौलिक सिद्धांत और उसकी जो भी इम्पोर्टेंस है उसके बारे में बताओ, ऐसा कंबाइन एलएक्यू आ सकता है, बट एलएक्यू के चांसेस थोड़े कम है। बहुत सारे ऑप्शन है एलएक्यू के लिए बिकॉज, बट उन्होंने फॉर्मेट दिया है कि आपको एलएक्यू भी आ सकता है, तो इस काइंड ऑफ एलएक्यू आपको वो पूछ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला है सिद्धांत क्या होता है। अब ध्यान से सुनना, ये डेफिनेशन लन होनी चाहिए, नहीं है तो कोई बात नहीं। देखो अगर आपको सारी डेफिनेशंस लर्न करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है, तो अभी क्या कर सकते हैं आप, जो बड़ी बड़ी डेफिनेशंस होती है उसका एक लाइन तो भी एटलीस्ट आपको करनी चाहिए। ठीक है, स्पेशली हम क्रिया में वगैरह देखेंगे, बट यहाँ पे थोड़ा सा आपको थोड़ी मेहनत करो। ठीक है, थोड़ा सा यही टाइम है जहाँ पे आपको ये एक महीने में थोड़ा ज्यादा एफर्ट लगा लो। ठीक है, हो सकता है 6 घंटे की जगह 4 घंटे सोने को मिले, बट कोई बात नहीं, आपके 6 महीने बच जाएंगे। ठीक है, अगर आप 6 मंथ बैक रहने से बचते हैं तो कोई बात नहीं, कर लो, 2 घंटे कम सो लो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो देखो सिद्धांत तो नाम, और कोई भी डेफिनेशन जब आप लर्न करते हैं, श्लोक लर्न करते हैं, तो सबसे पहला उसके उसका मीनिंग लर्न करो, देन वो श्लोक आपका एकदम आसानी से लर्न होगा। तो देखो सिद्धांत की क्या व्याख्या, क्या लक्षण बताए हैं, तो हमें देखने को मिलेगा सिद्धांतो नाम स यह परीक्षकैः बहुविधम परीक्ष हेतुभिश्च साधयित्वा स्थाप्यते निर्णयः। क्या देखने को मिलेगा हमें, सिद्धांत किसे कहेंगे, सिद्धांत किसे कहेंगे, देखो तो पहला पॉइंट है, तो क्या बोला है, तो यह परीक्षक ही बहुविधम, तो बहुत सारे परीक्षकों के द्वारा, बहुत सारे एग्जामिनर्स ने क्या किया है, उसे एग्जामिन किया है, तो अलग अलग एस्पेक्ट हेतु भिष्य, अलग अलग हेतु से, ठीक है, अलग अलग एंगल से उसे जांचा गया है। ठीक है, अलग अलग एंगल से हम देखते हैं उसे क्या किया है, जांचा गया है, परखा गया है, और फिर उसके बाद, ठीक है, सारे एंगल से उसको एग्जामिन करने के बाद फिर हम देखते हैं साधयित्वा स्थाप्यते निर्णयः, और फिर एट लास्ट हम क्या करते हैं, उसको अनेक हेतु के द्वारा उसको एग्जामिन करने के बाद, उसकी परीक्षा करने के बाद जो फाइनल फाइनल लॉ दिया जाता है, फाइनल जो भी आपको जो भी फाइनल थ्योरी बताई जाती है, वो क्या कहलाता है, सिद्धांत कहलाते हैं। ठीक है, उसे क्या कहेंगे हम, सिद्धांत कहेंगे, क्या कहेंगे उसे हम, सिद्धांत कहेंगे। ठीक है, तो सिद्धांत नाम सह यह परीक्षक ही बहुविधम परीक्ष हेतुभिश्च साधयित्वा स्थाप्यते निर्णय। तो परीक्ष विषयों को अनेक परीक्षकों के द्वारा अनेक बार, बहुत सारे एग्जामिनर्स के द्वारा, बहुत बार, मेनी टाइम्स, बाय मेनी एग्जामिनर्स, बाय डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स, बाय डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव से जो हम देखते हैं एग्जामिन किया जाता है। ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, तो सिद्धांत कहेंगे। इस सिद्धांत के हम देखते हैं, हमें क्या देखने को मिलेंगे, 4 प्रकार देखने को मिलेंगे। सबसे पहला है सर्वतंत्र सिद्धांत। क्या देखने को मिलेगा, सर्वतंत्र सिद्धांत। तो सर्वतंत्र सिद्धांत क्या है, तो हमें देखने को मिलता है ऐसा सिद्धांत जो एक शास्त्र में प्रसिद्ध होते हुए अन्य सभी शास्त्र में भी प्रसिद्ध होता है। ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, तो सर्वतंत्र सिद्धांत कहेंगे। क्या कहेंगे, सर्वतंत्र सिद्धांत, मतलब ऐसा सिद्धांत जिसे कोई डिनाई कर ही नहीं सकता है, जो यूनिवर्सल ट्रुथ है। देखो हम देखते हैं सनराइज होता है इससे, सूरज पूरब से निकलता है, ये कोई डिनाई कर ही नहीं सकता है, जो यूनिवर्सल ट्रुथ है। ठीक है, वो है सर्वतंत्र सिद्धांत, मतलब जिसे कोई डिनाई नहीं कर सकता है, जो सिद्धांत एक शास्त्र में प्रसिद्ध होते हुए अन्य सभी शास्त्र में प्रसिद्ध है ना, ऐसा कोई नहीं है कि जो उसे डिनाय कर सके। ठीक है, सबको उसे एक्सेप्ट करना ही है, उसे हम सर्वतंत्र सिद्धांत कहेंगे। लाइक डिसीज होते हैं, ऐसा कोई बोलेगा डिसीज नहीं होते हैं, अरे बोलेगा पागल है क्या, इतने बीमारियों से लोग भरे पड़े हैं, हॉस्पिटल ऐसे ही भरे थोड़ी है, तो डिसीजेस होते हैं, ऐसा नहीं है, डिसीजेस को ट्रीट भी कर सकते हैं, है ना।
नेक्स्ट है त्रिदोष सिद्धांत, तीन दोष होते हैं। पांचभौतिक सिद्धांत, तो ये सब क्या है, सर्वतंत्र सिद्धांत रहेंगे। ये सब क्या कहलेंगे, कहलाएंगे, सर्वतंत्र सिद्धांत कहलाएंगे। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या होता है, प्रतितंत्र सिद्धांत। क्या देखने को मिलेगा हमें, प्रतितंत्र सिद्धांत। अब प्रतितंत्र का सिद्धांत कैसा है देखो, तो वो कुछ शास्त्र में बहुत फेमस है ना, लोग बहुत मानते हैं, और बाकी हम देखते हैं बाकी शास्त्र में नहीं मानते हैं, बाकियों को वो एक्सेप्ट नहीं होता है ना। हमारे आचार्य, कोई कहता है वीर्य दो है, कोई कहता है वीर्य आठ है, तो उनका आपस में चलता रहता है ना। तो उनका ही आपस में चलता रहता है, मतलब कुछ लोग वो एक्सेप्ट करते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं। जैसे सांख्यों ने सत्कार्यवाद माना है, ठीक है, और न्याय वैशेषिककार बोल रहे हैं, नहीं नहीं असत्कार्यवाद, ठीक है। तो ये जो है, ये चलता रहेगा, मतलब सबका हम देखते हैं पर्सन टू पर्सन ओपिनियन चेंज होगा। किसी को जो बात गलत लगती है वो बात किसी को सही लग सकती है, ठीक है। जैसे हमने वो हाथी वाली स्टोरी देखते हैं कि सबके आंखों पर पट्टी बांध दी, एक को हाथी के पैर के पास खड़ा रखा, एक को हम देखते हैं पेट के पास, एक को जो भी है। तो ऐसे अलग अलग जगह पे जहाँ पे हमने लोगों को रखा, तो किसी ने बोला हाथी खंबे जैसा है, किसी ने बोला हाथी दीवार के जैसा है। वो गलत थोड़ी है वो, ठीक है, क्या है, देखने का नजरिया अलग है। तो उसे हम क्या कहेंगे, प्रतितंत्र सिद्धांत कहेंगे, ठीक है। सांख्य ने सत्कार्यवाद कहा है, उन्होंने वो भी प्रूव किया है। न्याय वैशेषिककार ने असत्कार्यवाद बोला है, उन्होंने वो भी प्रूव किया है, ठीक है। सो प्रतितंत्र सिद्धांत जो शास्त्र में प्रसिद्ध है, एक शास्त्र में प्रसिद्ध है, बाकी हम देखेंगे अन्य शास्त्र में नहीं है, ठीक है, ऐसा सिद्धांत प्रतितंत्र सिद्धांत। नेक्स्ट है देखो, नेक्स्ट है अधिकरण सिद्धांत। अब अधिकरण सिद्धांत इंटरेस्टिंग सिद्धांत है। तो हम देखते हैं जिस सिद्धांत को अगर आप एक्सेप्ट कर लेते हो, तो ऑटोमेटिकली बाकी सिद्धांत भी कैसे होते हैं, ऑटोमेटिकली सिद्ध हो जाते हैं, ठीक है। तो जैसे ही एक लड़का लड़की से शादी कर लेता है, ठीक है, तो क्या होता है, जैसे ही शादी कर लेता है ऑटोमेटिकली लड़की की माँ क्या बन जाती है ना, उसकी माँ बन जाती है ना। ये लड़के की माँ क्या बन जाती है, उसकी सास बन जाती है ना, उसके पापा ससुर बन जाते हैं। मतलब ये बोलना पड़ेगा क्या कि ये इसके सास है, ये इसके ससुर है, नहीं। इससे शादी की मतलब ऑटोमेटिकली इसकी जो बहन है, सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, सब मतलब रिलेशन बन जाएंगे। ये अलग से बनाने की बताने की जरूरत नहीं है ना। वो क्या होगा, कंसिडर है। अधिकरण सिद्धांत क्या देखने को मिलेगा आपको, दही रात में नहीं खाना चाहिए, तो क्या दही खाना ही नहीं चाहिए, नहीं, कभी कभी दिन में खा सकते हैं, ठीक है। सो ये है अधिकरण सिद्धांत। तो एक सिद्धांत को अगर आप एक्सेप्ट करते हैं, तो ऑटोमेटिकली हम देखते हैं बाकी सारे सिद्धांत भी क्या हो जाते हैं, एक्सेप्ट हो जाते हैं ना। बट एग्जाम में जो इसके एग्जाम्पल है वही लिखना ना, वो लड़का लड़की की शादी वो मत लिख लिख के आना, ठीक है। जितना आप पेपर अच्छे लैंग्वेज में लिखोगे, उतना आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। सो यूज प्रॉपर वर्ड्स, प्रॉपर लैंग्वेज, ओके। सो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या बोला है यहाँ पे, अधिकरण सिद्धांत। नेक्स्ट हमें देखने को मिलेगा देखो अभ्युपगम सिद्धांत। नेक्स्ट क्या देखने को मिलेगा, अभ्युपगम सिद्धांत। अभ्युपगम सिद्धांत ऐसा बिल्कुल क्या है, जैसे होता है ना कि भाई अभी कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास, अभ्युपगम सिद्धांत। तो अभ्युपगम सिद्धांत में जैसे होता है ना, टेम्पररी किसी को भी राजा बना देते हैं, टेम्पररी किसी को भी हम देखते हैं सारे अधिकार दे देते हैं कि चलो भाई आज तू संभाल ले करके। तो जो सिद्धांत अपरीक्षित है, हमने नहीं देखा वो उतना लायक था भी या नहीं, उतना वैलिड वो चीज था भी या नहीं, बट हमने बस हमें जो दिखा, जैसे होता है ना कभी कभी हम पूरी बात नहीं जानते हैं, जो दिखता है बस उसको बोलते हैं हाँ हाँ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है करके, है ना। तो कभी कभार होता है, आंखों का धोखा हो सकता है, कान का धोखा हो सकता है। तो अपरीक्षित हम देखते हैं जो सिद्धांत अपरीक्षित है, अनुपदिष्टित है, ठीक है। जैसे होता है कि बहुत बार जो भी खाने के पदार्थ दिखते तो अच्छे हैं, बट टेस्ट जरूरी नहीं कि उतनी अच्छी हो करके, ठीक है। तो हम देखते हैं जो सिद्धांत अपरीक्षित, अनुपदिष्टित तथा अहेतुक, है ना,
हम देखते हैं आप तो ने नहीं बताया ऐसा ऐसा है करके। बोलते किसने बताया, तो हम बोलते हैं हमने हमारे मन से ही कर दिया। तो ऐसा है, मतलब खुद की सत्ता, अहेतुक, जिसकी कोई कारण मीमांसा, कोई डिस्कशन, कुछ कुछ नहीं हुआ है। बस हम देखते हैं फिर भी उसकी प्रधानता का उल्लेख है। अब कोई कहता है द्रव्य प्रधान प्रधान है, जैसे होता है ना कि हमारे क्लास में चलता है कि कौन मॉनिटर बनेगा, हम कहते हैं कि सबका अपना अपना ओपिनियन होता है। कोई कहता है ये बनना चाहिए, कोई कहता है ए बनना चाहिए, कोई कहता है बी बनना चाहिए, कोई कहता है सी बनना चाहिए। तो सबके अपने अपने ओपिनियन होते हैं कि ये ग्रेट है, ये ग्रेट है, ये ग्रेट है करके। तो कोई कह रहा है द्रव्य प्रधान है, उसके अपने ओपिनियन है। कोई कह रहा है कि नहीं, रस प्रधान है, कोई कह रहा है गुण प्रधान है। ठीक। तो ये सबका अपना अपना है ना, सब अपने धुन में चलते हैं यहाँ पे। तो वो है अभ्युपगम सिद्धांत। ठीक है। तो सब लोगों ने मिलके उसे अप्रूव नहीं किया होता है। ठीक है, सबने मिलके उसे अप्रूव नहीं किया होता है। सब अपना अपना कंसिडर करते हैं, नहीं भाई ये मेरा लीडर है, कोई कहता है नहीं ये मेरा लीडर है। ठीक है। सो वो रहेगा अभ्युपगम सिद्धांत। तो दिस इज अबाउट सिद्धांत। ऐसे क्यों पूछा जा सकता है आपको, सिद्धांत के व्याख्या, लक्षण और उसके जो प्रकार है, सर्वतंत्र, प्रतितंत्र, अधिकरण, अभ्युपगम। तो ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। एट द लास्ट हम देखेंगे आयुर्वेद के मौलिक सिद्धांत के बारे में। ठीक है, तो कौन कौन से आयुर्वेद के मौलिक सिद्धांत हमें देखने को मिलेंगे। तो वेरी फर्स्ट इज, हमें देखने को मिलेगा पंच महाभूत सिद्धांत। क्या देखने को मिलेगा हमें, पंच महाभूत सिद्धांत। तो क्या बोला है, सर्वद्रव्यम पांच भौतिकम अस्मिन अर्थे। तो सबसे पहले कौन से पांच महाभूत है, पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश। तो हम मानते हैं कि इस सृष्टि में जितने भी द्रव्य हैं, ठीक है, जितने भी पदार्थ है, वो सब कैसे बने हैं, पांच महाभूतों से बने हैं। ठीक है। फिर वो हमारा शरीर हो, वो हमारा आहार हो, जो भी चीजें हो, जितनी भी चीजें हैं, सब कैसी बनी है, पांच महाभूतों से बनी है। आप हर बार देखोगे क्रिया में दोषों का पांच भौतिक संगठन, धातु का पांच भौतिक संगठन, मल का पांच भौतिक संगठन, सब 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 जितनी भी चीजें हैं, सब पांच महाभूतों से बनी है। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट जो सिद्धांत है वो है त्रिदोष सिद्धांत। हम मानते हैं हमारे शरीर में तीन दोष हैं। कौन कौन से, तो हम कहते हैं दोष धातु मला मूलम ही शरीरम। हम कहते हैं दोष धातु और मल, इनके कॉम्बिनेशन से हमारा शरीर बना है। तो उसमें त्रिदोषों का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, वात पित्त कफ का। तो जैसे हम देखते हैं, जैसे बाह्य सृष्टि में सूर्य, चंद्र और वायु है, तो सूर्य को पित्त के साथ, वायु को वात के साथ, चंद्र को कफ के साथ हम लोग कंपेयर करते हैं। ठीक है। तो वो जैसे सृष्टि को रेगुलेट करते हैं, वैसे ये हमारे जो तीन दोष है, वात पित्त कफ, ये हमारे शरीर को बैलेंस करते हैं, ऐसा हम बोलते हैं। नेक्स्ट है देखो, दोष धातु मल सिद्धांत, जो अभी अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा। दोष धातु मल सिद्धांत, हम कहते हैं दोष धातु मला मूलम ही शरीरम। मतलब तीन दोष, वात पित्त कफ, सप्त धातु रसा सुरक मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्राणी धातव, और मल, तीन मल, मूत्र पुरीश और श्वेत। तो इनसे ही हम देखते हैं क्या बनना है, हमारा पूरा का पूरा शरीर बना है, ऐसा हम मानते हैं। नेक्स्ट है देखो चौथा पॉइंट, तो रस, गुण, वीर्य, विपाक सिद्धांत। तो रस क्या है, तो हम देखते हैं षड रस किस। तो हमें द्रव्य में क्या देखने को मिलते हैं, षड रस, मतलब कौन कौन से, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, ये रस देखने को मिलेंगे। गुणों में हम देखते हैं बहुत सारे गुण। चरकाचार्य ने 41 गुण बताए हैं, अभी अलग अलग आचार्य ने अलग अलग गुण बताए हैं। बट हम देखते हैं कि गुरुवादी गुण, परादि गुण, आध्यात्मिक गुण। ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे गुण, टोटल 41 गुण ऐसे बताए हैं, गुरुवादी, परादी, एक्सेट्रा। ठीक है। वीर्य हम देखेंगे, किसी ने सिर्फ उष्ण और शीत दो ही वीर्य माने हैं, किसी ने अष्टविध वीर्य माने हैं। विपाक हम देखते हैं, तीन विपाक हमें देखने को मिलेंगे। त्रिधा विपाको द्रव्यस्य स्वादु अम्ल कटुकात्मक। कौन कौन से हैं, स्वादु मतलब मधुर, अम्ल और कटु, ये तीन विपाक हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है। सो दिस इज अबाउट रस, गुण, वीर्य, विपाक सिद्धांत। नेक्स्ट गुण है, नेक्स्ट सिद्धांत है देखो त्रिगुण सिद्धांत। क्या बोला है, त्रिगुण सिद्धांत में हम देखते हैं, सांख्य के अकॉर्डिंग हम देखते हैं सत्व रजतम। क्या देखने को मिलेगा, सत्व रजतम।
ये 3 गुण हमें देखने को मिलते हैं। तो सत्व देखो, सत्व कैसा होता है? प्रकाशक होता है, हमें बुराई से अच्छाई की तरफ लेके जाएगा, दिशा दर्शक है। ठीक है, हमसे गलत काम नहीं होने देगा। वही रज कैसा है? तो रज प्रवर्तक है, थोड़ा सा एक्साइटमेंट का अच्छा काम करता है, बट ओवर एक्साइट हो जाएगा इंसान। ठीक है, थोड़ा ओवर करने लगता है। और तम एकदम सुस्त बनाएगा इंसान को, अंधकार की तरफ लेके जाएगा, आलस की तरफ लेके जाएगा, अज्ञान की तरफ लेके जाता है। ठीक है, तो हम देखते हैं इन त्रिगुणों से ही क्या होती है, सृष्टि की उत्पत्ति होते हुए देखने को मिलती है। नेक्स्ट हमें देखने को मिलेगा, देखो उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट सिद्धांत हमें देखने को मिलेगा, तो सप्त धातु और ओज सिद्धांत। तो हम देखते हैं धारणात धातु, हम कहते हैं भाई जो है वो धातु की वजह से ही है। पूरे शरीर को किसने धारण करके रखा है? तो धातुओं ने ही धारण करके रखा है ना। उनके कार्य भी लिख सकते हैं, प्रीणनम जीवनम लेप स्नेहो धारण पूरणी गर्भ उत्पादश्च धातु नाम श्रेष्ठ कर्म कर्मास्मृतम। तो हम देखते हैं ये जो हमारे रस है, रस क्या करता है? प्रीणन का काम करता है, पूरे शरीर को तृप्त करने का काम करता है, रक्त जीवन ऑक्सीजन प्रदान करता है। मांस ने क्या किया है? तो लेपन, सबको कवर करके रखा है। ठीक है, नहीं तो ऐसी खुली हड्डियां दिखती थी। मेद क्या कर रहा है? स्निग्धता प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, अस्थि क्या कर रहा है? पूरा फ्रेमवर्क, पूरा स्केलेटॉन खड़ा है, नहीं तो फिर हमारा शरीर बस एक मांस का गोला बन के रहता था। तो अस्थि ने उसको पूरा पोस्चर दिया है। नेक्स्ट मज्जा धातु, मज्जा धातु क्या करेंगे? प्रीणनम जीवनम लेप स्नेह धारण पूरणी, फीलिंग का काम करते। अस्थि खोखली होती थी, तो ये क्या कर रहे हैं? अस्थि में अंदर जाके बैठे हैं। ठीक है, वहां पे हम देख रहे हैं हेमोपोइसिस कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं एट लास्ट शुक्र, शुक्र क्या कर रहे हैं? गर्भ उत्पादन का काम कर रहे हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट है ओज, ओज हम देखते हैं, ओज पर ही हमारे इंसान का जीवन निर्भर है। 2 प्रकार के ओज देखने को मिलेंगे हमें, पर ओज अपर ओज। पर अष्टबिंदु ओज होता है, ठीक है, अपर आधा अंजलि होता है। ठीक है, तो पर ओज हम देखते हैं कहाँ होता है? हार्ट में। अगर हार्ट में अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो गया तो सीधा ऊपर जाता है इंसान, क्योंकि पर ओज नष्ट हो जाता है। ठीक है, सो और बहुत कुछ है, आप लिख सकते हैं डिटेल में, इतना काफी है। लेकिन नेक्स्ट है, देखो नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिद्धांत जो आपको हर जगह पे आएगा, वो है सामान्य विशेष सिद्धांत। ठीक है, इसके ऊपर आपको एलएक्यू भी पूछा जा सकता है, सामान्य विशेष सिद्धांत। तो हम देखते हैं समान से समान की वृद्धि होगी। क्या देखने को मिलता है? समान से समान की वृद्धि होगी। तो जिसका खून कम हुआ है तो क्या बोला जाता है? खून चढ़ाया जाता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं। बहुत ही खून कम हुआ तो क्या करते हैं? समान से, जिसका खून कम हुआ है उसको खून दे के खून बढ़ाने की कोशिश करते हैं। समान से समान की वृद्धि करेंगे, और विशेष से क्या होगा? ह्रास होगा, नाश होगा। ठीक है, क्या देखने को मिलेगा? विशेष से क्या होगा? तो नाश होते हुए हमें देखने को मिलता है। तो समान से समान की वृद्धि होगी, विशेष से नाश होते हुए हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या देखने को मिलेगा हमें? तो ये आपको उसमें भी द्रव्य सामान्य, गुण सामान्य, कर्म सामान्य, विशेष में भी गुण विशेष, कर्म विशेष, द्रव्य विशेष, ये सब आपको चरक में भी देखने को मिलेगा डिटेल में वहां। इधर भी आएगा, अष्टांग में भी आएगा। नेक्स्ट है, देखो नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट है षड पदार्थवाद। क्या बोला है? षड पदार्थवाद। तो षड पदार्थवाद के बारे में क्या बोला है? तो अभी इसमें भी कुछ आचार्यों का कहना है द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय। तो आप देखोगे जब चरक सीखोगे, चरक ने क्या बोला है? सामान्य विशेष से स्टार्ट किया है। ठीक है, तो वो अलग तरीके से बस सीक्वेंस चेंज किए हैं, बाकी मानने मानने तो है सभी ने। 6 पदार्थ होते हैं, कौन कौन से? द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय। उसमें भी कुछ का कहना है कि अभाव को मानो। ठीक है, अभाव मतलब कुछ नहीं होना भी पदार्थ है। वो फिर कुछ लोगों ने माना है, कुछ लोगों ने नहीं माना है। तो मोस्टली हम देखते हैं क्या हुआ है, फाइनल क्या हुआ है डिसीजन, कि 6 ही पदार्थ होते हैं। क्या देखने को मिलेगा? 6 ही पदार्थ होते हैं, ऐसा फाइनल माना गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या देखने को मिलेगा हमें? सामान्य विशेष सिद्धांत हो गया है।
नेक्स्ट हम देखेंगे, देखो नेक्स्ट बोला है कि रोग और अरोग का कारण क्या होता है। क्या देखने को मिलेगा हमें कि रोग और अरोग का कारण क्या होता है। तो दोष, दोष साम्य, दोष साम्य और विषमता। तो दोषों का साम्य विषम सिद्धांत क्या देखने को मिलेगा, जब हम देखते हैं जब दोष साम्य अवस्था में होंगे हम क्या कहलाएंगे, हेल्दी। और यही दोष जब हम देखते हैं कम ज्यादा होंगे तो क्या हो जाएंगे, तो हमारे शरीर में डिसीज उत्पन्न होगा। रोगस्तु दोष वैषम्यम, दोष साम्यम अरोगता। क्या देखने को मिलेगा हमें, जब हम देखते हैं रोग जब जब साम्य अवस्था में होंगे तब हम हेल्दी रहेंगे। यही दोष जब हम देखते हैं विषम अवस्था में चले जाएंगे, क्या देखने को मिलेगा, यही दोष जब हम देखते हैं विषम अवस्था में चले जाएंगे तो हम क्या हो जाएंगे, डिसीज कहलाएंगे, है ना? हमारे शरीर में व्याधि की उत्पत्ति होगी। विकारो धातु वैषम्यम साम्यम प्रकृति उच्यते। नेक्स्ट है देखो, नेक्स्ट है लोक पुरुष सिद्धांत। देखो क्या देखने को मिलेगा, लोक पुरुष सिद्धांत। लोक पुरुष सिद्धांत, लोक पुरुष सिद्धांत के बारे में देखो क्या कहा है। तो हम कहते हैं कि जैसा जैसा शरीर में है वैसा वैसा सृष्टि में है, या फिर कहेंगे जैसे जैसे सृष्टि में है वैसा वैसा, वैसा वैसा हम कहते हैं हमारे शरीर में है। लाइक हम कहते हैं सृष्टि में पृथ्वी है तो हमारा शरीर है, जल है सृष्टि में तो हमारे शरीर में क्लेद है, गीलापन है। बाहर अग्नि है, हमारे शरीर में भी क्या है, उष्मा है, हमारा बॉडी टेम्परेचर है। बाहर वायु है, हमारे शरीर में प्राण है। बाहर आकाश है, हम देखते हैं हमारे शरीर में भी हॉलो स्पेसेस है। बाहर ब्रह्म है, हम कहते हैं हमारे शरीर में आत्मा है। बाहर हम देखते हैं प्रजापति है जो पूरे सृष्टि को कंट्रोल करता है, हम देखते हैं हमारा मन है जो सबको कंट्रोल करता है। बाहर इंद्र है ना, इंद्र कैसा होता है, बहुत इगोइस्टिक। तो हमारे हमारे शरीर में भी क्या अहंकार है, ईगो है, अहम है। ठीक है। नेक्स्ट सोम, बाहर चंद्रमा है, चांद है जो शीतलता देता है, हमारे शरीर में भी क्या है, प्रसाद रूप, प्रसाद है जो शीतता प्रदान करता है। कफ भी कह सकते हैं, शीतलता प्रदान करता है। बाहर रुद्र है ना, जो तांडव करता है, हमारे शरीर में भी क्या है, किसी के प्रति क्रोध की भावना वो भी वो होती है। तो हम देखते हैं लोक पुरुष सिद्धांत क्या कहता है कि जैसे सृष्टि में है वैसे ही हमें हमारे शरीर में देखने को मिलेगा। ठीक है। और एट लास्ट हम देखेंगे वो है कार्य कारण सिद्धांत। क्या है, कार्य कारण सिद्धांत। तो आपको एक पूरा चैप्टर ही है उसके ऊपर, कार्य कारण सिद्धांत। तो हम देखते हैं कारण यानी क्या होता है यहाँ पे, कर्ता। कारण यानी क्या है, कर्ता। तो वो क्या होता है, जो क्रिया को करता है वो करता है, जो क्रिया को करने वाला वो क्या कहलाता है, कर्ता कहलाता है। तो वो क्या रहेगा, कारण रहेगा। और नेक्स्ट है कार्य। तो हम देखते हैं कारण से ही कार्य की उत्पत्ति होगी, अभी कर्ता ही नहीं होगा तो कार्य कैसे उत्पन्न होगा। हमें ट्रीटमेंट करनी है, डॉक्टर ही नहीं है, कैसे चलेगा, जब तक डॉक्टर नहीं होगा ट्रीटमेंट कैसे कर पाएंगे। ठीक है। जब तक डॉक्टर नहीं होगा तब तक हम कैसे कार्य कर पाएंगे। ठीक है। तो हम देखते हैं जब तक कर्ता नहीं होगा, कारण नहीं होगा, कार्य की उत्पत्ति नहीं होगी। तो हम देखते हैं कारण से ही कार्य की उत्पत्ति होती है। ठीक है। क्या देखने को मिलता है हमें, कारण से ही कार्य की उत्पत्ति होती है, इज अबाउट कार्य कारण सिद्धांत। ठीक है। यही कहता है कार्य कारण सिद्धांत। ओके, सो दिस इज अबाउट टॉपिक 1। जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे वो सारे हमने ऑलमोस्ट पूरा चैप्टर ही कवर किया है। ठीक है। सो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं, वो आपको बताया है। ओके।